हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने चैनल यस के एम स्टडी में फिर स्वागत है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट जुड़ जाइए, सभी अपने साथियों को जोड़ लीजिए क्योंकि अब बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आपके एग्जाम से रिलेटेड जो आपका एग्जाम होना है, बोर्ड परीक्षा एग्जाम होना है, उसमें कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान आपका फर्स्ट चैप्टर करा दिया गया। जो सेकंड चैप्टर है पूरा एक ही वीडियो में आपको वन शॉर्ट वीडियो मिल रहा है। तो एक चैप्टर में आपको वन शॉर्ट वीडियो मिलेगा। वो चैप्टर कौन सा है? वैद्युत फ्लक्स तथा गास का प्रमेय। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है? चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना है। आपको बिना लाइक किए, बिना कमेंट किए, बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है। जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट नए जुड़े हैं वो चैनल के अदर वीडियोज़ को भी देखेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरीके से जुड़ जाना है। आपको एक बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव करने के लिए इस चैनल से जुड़ना है, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके क्वेश्चंस के मुताबिक आप जैसा कमेंट करते हैं उसके हिसाब से आपको प्रश्न बताए जाते हैं और उसके हिसाब से अपना जो हमारा एक्सपीरियंस है उसको भी आपको अच्छी तरीके से शेयर करते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका कम्बिनेशन और हमारा कम्बिनेशन मिलेगा तभी पढ़ने में मज़ा आता है। तो इस तरीके से हम पढ़ाई करवाते हैं कि आपको जैसे कि एग्ज़ाम में 95 प्लस नंबर आपको मिल जाए। तो एक साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़े हैं इस समय चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो स्टूडेंट्स हमारे पुराने हैं चैनल को शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो में हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? वैद्युत फ्लक्स तथा गास का प्रमेय पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम से रिलेटेड और आपको बेहतर तरीके से बताने के लिए हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न बताएंगे, फिर लघु उत्तरी, फिर दीर्घ उत्तरी, उसके बाद आंकिक प्रश्नों की ओर चलेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप ये चैप्टर पढ़ने के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि सर ने आप ये नहीं बताया। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने कुछ चीज़ें इसमें छोड़ी हैं तो आपको कमेंट करके बताना है। ज़्यादातर चीज़ों को हमने ले लिया है इसमें चैप्टर सेकंड से, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को ले लिया है जो इन चैप्टर से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सारे प्रश्नों को इसमें ले लिया गया है। तो आपको बस पढ़ने की तैयारी है, रिवीजन करने की तैयारी है और जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं उसको कंटिन्यू करते रहिए, इसलिए आपको अच्छी तरीके से नॉलेज हो सके। ठीक है, तो चलिए बहुविकल्पी प्रश्न की बात करते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहद ही महत्वपूर्ण है और आपको अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न की बात करेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न का मतलब क्या होता है कि इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। इन ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन सही होता है और उस ऑप्शन को आपको चूज करके सही का निशान लगाना होता है। तो आपको बस अच्छी तरीके से जुड़े रहना है, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स होता है, तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। वो भी प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है और यह वीआईपी प्रश्न के रूप में आता है। किसमें? वीआईपी प्रश्न के रूप में आता है, आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बंद पृष्ठ के भीतर, किसमें? एक बंद पृष्ठ के भीतर यन वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। कितने? यन वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि एक बंद पृष्ठ के भीतर, कोई बंद सा पृष्ठ है उसमें यन वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। कितने? यन वैद्युत द्विध्रुव स्थित हैं। तो बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो आपका जो बंद पृष्ठ बनेगा उससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? Q/ε0, 2Q/ε0 या -2Q/ε0 या शून्य होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपका बंद पृष्ठ रहता है और अगर उसमें यन वैद्युत द्विध्रुव स्थित है तो उसका जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए ये प्रश्न के बारे में बात करेंगे। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किसमें R0 के अनुक्रमानुपाती होगी? ठीक है, ये आपको इसमें क्या कह रहा है कि किसी बिंदु पर, ठीक है, कोई बिंदु है, बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है निम्न में से किसमें R0 के अनुक्रमानुपाती होगी?
ठीक है। इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, बिंदु आवेश के, विद्युत द्विध्रुव के, आवेश की अनंत समतल चादर पे, या रेखीय आवेशित तार के। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, रेखीय आवेशित तार के, ठीक है। तो ये आपको प्रश्न थे, बहुविकल्पी प्रश्न थे जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, आगे प्रश्नों को पढ़ते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको इसकी PDF SKM स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको PDF मिल जाए, वीडियो लेक्चर मिल जाए, तो आपके लिए कुछ बाकी ही नहीं रह जाता। स्टूडेंट्स, आपको कुछ बताने के लिए बाकी ही नहीं रह जाता, इसलिए आपको यहाँ पर सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी और अच्छी तरीके से आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, चैनल को इतना ज़्यादा शेयर करना है कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ें ताकि हमको पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आए, ठीक है। तो आपको ये देखिए, जो वीडियो है, वीडियो देने का मतलब होता है कि आप इसको कभी भी पढ़ सकते हैं, कभी भी वॉच कर सकते हैं। आज से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, फ्री ऑफ कास्ट आपको अच्छी तरीके से आपको बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे प्रश्नों को पढ़ते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अति लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे, सॉरी स्टूडेंट, अति लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये प्रश्न आपको 2 नंबर देकर जाते हैं या 1 नंबर में आते हैं। तो ये सब प्रश्न आए जो आपको एक निश्चित और कन्फर्म नंबर देकर जाते हैं। तो इसलिए आपको इन प्रश्नों को लाया गया है जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आपको जुड़ जाना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो चैनल को शेयर करना है और लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि लास्ट में आपको उन अंकित प्रश्नों को बताया जाएगा जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोग कोई चैनल वाला नहीं पढ़ाता है, क्योंकि अंकित प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके लिए बेहद ही समझना जरूरी होता है। अगर आप पूरा थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ लिए, अगर अंकित नहीं पढ़े तो आपको थ्योरी नहीं समझ में आएगी, क्योंकि आंकिक प्रश्न के आधार यानी थ्योरी के आधार पर आपके आंकिक प्रश्न बनते हैं। अगर आंकिक प्रश्न आप सॉल्व कर लिए तो आपकी थ्योरी भी क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। अति लघुत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे। स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए, ठीक है। अब देखिए, जो स्थिर वैद्युतिकी है उसमें गॉस के नियम का क्या उल्लेख है, इसके बारे में जानेंगे और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। गॉस का नियम क्या होता है, इसको कैसे आपको सॉल्व करना है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इस नियम के अनुसार अगर आपको गॉस का नियम समझना है तो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया है गॉस का नियम कैसे, प्रूफिंग, उसकी सारी चीज़ें हमने बता दी है। आप पीछे जाकर वीडियोज़ में देख सकते हैं। और आपको जो स्टूडेंट्स हमारे रेगुलर जुड़े हैं वो तो पढ़ ही रहे होंगे, और जो स्टूडेंट्स अभी नए जुड़े हैं उनके लिए हम बता दें कि गॉस का प्रमेय हमने फिजिक्स कक्षा 12 फिजिक्स के लेक्चर में देखेंगे, तो उसमें गॉस का प्रमेय आपको बताया गया है, तो वहाँ पे जाकर आप पढ़ सकते हैं। इस नियम के अनुसार क्या है कि किसी बंद पृष्ठ से, कोई बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है, कोई बंद पृष्ठ है, मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ है हमारा, ठीक है, इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स है हमारा, ये फ्लक्स मान लीजिए गुजर रहा है, जो फ्लक्स है φe, मान लेते हैं कितना है, φe है पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश। अगर ये फ्लक्स गुजरेगा तो इसमें जो आवेश है वो किसने गुना होगा, वो 1/ε0 ये गुना होता है, यानी कि इसके गुना में होता है, ठीक है। तो बात क्या करेंगे, φe बराबर क्या हो जाएगा, Q/ε0 या Q × 1/ε0। ये चीज़ें भी हो सकती हैं, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए समझना। ये चीज़ें अगर आप नहीं समझे रहेंगे तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। जहाँ आप ε0 क्या है, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है, क्या है, निर्वात या वायु की क्या है, यह वैद्युतशीलता है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये प्रश्न जो गॉस का प्रमेय है बहुत बार पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आता है। अगर दीर्घ उत्तरीय आपको पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में इसको पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, और आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आपको कैसे ये किया जाता है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं, कितने n वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं। बंद पृष्ठ से निर्गत, किससे, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स कितना होगा। तो उस बंद पृष्ठ से निर्गत कितना कुल फ्लक्स होगा, इसको आपको बताना है। तो देखिए, अभी आपको इसमें हम बताए हैं, किसमें, बहुविकल्पी प्रश्न में बताया है कि अगर किसी पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव होते हैं तो उसमें जो निर्गत विद्युत फ्लक्स होता है वो कितना होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर अगले की, जो आपका अगला प्रश्न है अति लघुत्तरीय प्रश्न,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न हैं जो आपको बार बार एग्ज़ाम को देखने के मिलते हैं। ये सब वीआईपी प्रश्न हैं, इनको आप वीआईपी की श्रेणी में रखिएगा, क्योंकि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। क्योंकि ऐसे प्रश्नों को आपको बताया जा रहा है, क्योंकि ये प्रश्न बार बार आए हुए हैं, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, एक गॉसियन पृष्ठ के अंदर, किसमें, एक गॉसियन पृष्ठ के अंदर +3q -2q और +q तथा +2q आवेश रखे गए हैं। कितना, +2q आवेश रखे गए हैं। पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो जो पृष्ठ होगा उससे परिबद्ध कुल कितना फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, φE = Q/ε0 गॉस के प्रमेय से क्या होगा, नियम यही कहता है कि जो टोटल फ्लक्स होगा आपका इसके गुना होगा, 1/ε0 के गुना होगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3q -2q +2q और यहाँ पर +2q हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको जोड़ देना है, सारी चीज़ों को जोड़ करके 1/ε0 कर देना है। तो देखिए इसका जोड़ेंगे तो देखिए -2q है, यहाँ पर +2q 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 3q और यहाँ पे 3q 6q में से 2q अगर माइनस कर देंगे तो 4q आएगा /ε0। यही आपका क्या निकल कर आएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसे लग रही है, प्रश्न सॉल्विंग करने का तरीका कैसे लग रहा है, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। और आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए हम आपके सामने प्रस्तुत हैं, और आपको ये बेहतर ढंग से पढ़ाई कराई जाएगी, जिसमें आपको अच्छी तरीके से जुड़ना है और पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है और आपको एग्ज़ाम में नंबर ज़रूर देकर जाएगा। देखिए क्या है हमारा, सिग्मा आवेश घनत्व वाले, कितने, सिग्मा, इसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा आवेश घनत्व वाले अनंत विस्तार के, सिग्मा आवेश घनत्व वाले अनंत विस्तार के सम आवेशित पृष्ठ के निकट r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखना है। किसका लिखना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखना है। तो देखिए सूत्र क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, σ/2ε0, ठीक है। ये आपका सूत्र होता है। अभी देखिए ε0 क्या है, यहाँ पे निर्वात की वैद्युतशीलता है। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए पढ़ना। आपको अच्छी तरीके से जुड़ना है, तभी आपको समझ में आएगा। आपको लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें इस चैप्टर से क्लियर हो जाएंगी और आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप इसमें जो इम्पोर्टेंट जो हमारे नोट्स होंगे उसको आप लोग लिखते चलिएगा, पेन और कॉपी रख लीजिएगा और अच्छी तरीके से लिखते भी चलिएगा, ठीक है। अब आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट की बात करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एक खोखले बेलन के भीतर, किसमें, एक खोखले बेलन के भीतर, एक खोखले बेलन के भीतर Q कूलाम आवेश स्थित है। कितना, Q कूलाम आवेश स्थित है। कितना, एक कोई खोखला बेलन है। हम अभी आपको चित्र सहित बताएंगे, सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी, बस आपको जुड़े रहना है और अच्छी तरीके से तैयारी करते रहना है, क्योंकि आपको बेहद ही अच्छे तरीके से समझना है। तो आपको सारी चीज़ों को डिस्कस करते रहना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक खोखले बेलन के भीतर, किसी के, एक खोखले बेलन के भीतर Q कूलाम आवेश स्थित है। कितना, Q कूलाम आवेश स्थित है यदि बेलन की वक्री पृष्ठ से, यानी कि देखिए खोखला बेलन है उसके भीतर Q कूलाम आवेश, कितना, Q कूलाम आवेश स्थित है यदि बेलन के वक्री पृष्ठ से, किससे, यदि बेलन के वक्री पृष्ठ से 5 वोल्ट मीटर वैद्युत मीटर, ठीक है, 5 वोल्ट मीटर वैद्युत फ्लक्स संबंधित हो, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है कि तब बेलन के किसी एक समतल पर पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स संबंधित होगा। अभी आपको समझाते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझा के तभी जाएंगे, ठीक है। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि कोई खोखला बेलन है, उस पर क्या है, Q कूलाम का आवेश स्थित है। मान लीजिए कोई देखो खोखला बेलन दिख रहा है, इस पर Q कूलाम का आवेश स्थित है और बेलन के वक्री पृष्ठ से 5 वोल्ट मीटर, ठीक है, इसके वक्री जो पृष्ठ है इससे 5 वोल्ट का जो फ्लक्स है संबंधित है, ठीक है। अब बेलन के किसी एक समतल पर पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स संबंधित होगा। तो इसके एक समतल पर, मान लीजिए कोई समतल है, इस पर आपको कितना वैद्युत फ्लक्स
संबंधित होगा इसको आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए गॉस के प्रमेय के अनुसार खोखले बेलन से वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। ये तो आपको मालूम होगा क्योंकि गॉस ने ये नियम दिया था, ठीक है। अब देखिए जहाँ φ1 तथा φ2 क्रमशः बेलन के समतल पृष्ठ के दोनों ओर निर्गत फ्लक्स हैं, हमें इसी को ज्ञात करना है। φ1 और φ2 को सारी चीज़ें आपको भी डिस्कस कर देंगे, आपको हमारे साथ बने रहना है, ठीक है। तो देखिए अब देखिए जितना φ1 है उतना φ2 है, क्योंकि दोनों तरफ बराबर निकलेंगे फ्लक्स। ये जो हमारा समतल है इससे बराबर फ्लक्स निकलेंगे, ठीक है। गड़बड़ तो निकलने आगे पीछे निकल नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, φ1 बराबर φ2 हो जाएगा, क्योंकि समान फ्लक्स निकल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपको दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं, आगे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए अब क्या है कि 5 + 2 φ1 अगर टोटल हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल फ्लक्स निकलता है। टोटल फ्लक्स कितना होता है, गॉस के प्रमेय के अनुसार टोटल फ्लक्स हमारा कितना है, इन दोनों को जोड़ेंगे प्लस इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 φ1 हो जाएगा, ठीक है। अगर जोड़ेंगे, अगर ये भी φ1 है ये φ2 है, बराबर है दोनों, तो 2 φ1 हो जाएगा, 2 φ2 लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस इसका, यानी कि 5 + 2 φ1 बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2q1 बराबर 5 अपान एप्सिलॉन नॉट माइनस 5। यहाँ से आपको एक समीकरण मिल जाएगा। अभी इस समीकरण से क्या निकल कर आएगा आपको हम बताते हैं। अतः समतल पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स φ1 बराबर हाफ क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट माइनस 5, ये आपको निकल कर आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, और आपको बता दें ऐसे प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये वीआईपी की श्रेणी में आप प्रश्न रखिएगा, ऐसे प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ एसकेएम स्टडी के अलावा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए ये प्रश्न वीआईपी से वीआईपी प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, लगभग हर एक ईयर में पूछा गया है। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये प्रश्न आपको लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में आता है, जो आपके लिए 10 नंबर या 5 नंबर का दिया जाता है। गॉस के नियम की सहायता से, किसके, गॉस के नियम की सहायता से बिंदु आवेश, किसने, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखना है, ठीक है। क्या कह रहा है कि गॉस के नियम की सहायता से बिंदु आवेश के कारण, कोई बिंदु आवेश है उसकी सहायता से किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। देखिए हम इसमें क्या मान लेते हैं, पहले मानने वाली बात कर लेते हैं, पहले आपको क्वेश्चन समझा देते हैं, ठीक है। कि गॉस के नियम से, देखिए यहाँ पे आपको चित्र दिख रहा होगा, गॉस के नियम की सहायता से ये मान लीजिए कोई बिंदु आवेश है, ठीक है। इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र हमारा उत्पन्न हो रहा है, जो हमारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उसका हमें व्यंजक प्राप्त करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। चलिए इसमें हम क्या चीज़ मानेंगे कि कैसे इसको प्रूफिंग कर सकते हैं। माना एक वो बिंदु पर आवेश क्यू स्थित है, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कि मान लेते हैं जो वो बिंदु है इस पर कोई आवेश क्यू स्थित है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको हम बेहतर ढंग से समझा पाएँ तो समझ जाएंगे कि हमने जो मेहनत की आपके लिए सफ़ल है। तो स्टूडेंट्स आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, लास्ट तक जुड़े रहना है, ताकि हमें और भी अच्छी तरीके से बताने का प्रयास कर सकें, ठीक है। अगर आपको लास्ट तक जुड़ेंगे तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी इस चैप्टर के बारे में, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आपको अच्छी तरीके से समझा कर ही जाएंगे हम, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहा है कि बिंदु ओ पर आवेश क्यू स्थित है। क्या आवेश स्थित है, आवेश क्यू स्थित है, जिसके कारण r दूरी पर स्थित बिंदु, जिसके कारण क्या है कि r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु P पर हमें क्या करना है, इस आवेश के कारण इस बिंदु P पर क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब क्या करें कि हम बिंदु O केंद्र मानकर R त्रिज्या खींचते हैं, इसको केंद्र मानकर P तक क्या करते थे, R की त्रिज्या मान लेते हैं। अब गोलीय गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। कोई यहाँ बंद पृष्ठ है, गोली कोई पृष्ठ है जिसमें हम गॉस का नियम लगा सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हम इसमें गॉस का नियम लगाना चाहते हैं जिससे आपको तीव्रता निकल कर आ जाए। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, कोई यहाँ गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, जिस पर बिंदु P स्थित है, जिस पर क्या है कि कोई बिंदु P स्थित है, ये बिंदु कहाँ स्थित होगा, वो उस गॉसियन पृष्ठ पर ही स्थित होगा, बाकी कहीं नहीं स्थित हो, ठीक है।
पर अल्पांश क्षेत्रफल है जो अल्पांश क्षेत्रफल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। अब यहाँ पर बिंदु पृष्ठ एक अल्पांश क्षेत्रफल हम बना देते हैं। अल्पांश क्षेत्रफल से जो फ्लक्स उत्पन्न होगा वो क्या है, ई है, ठीक है, ई है। अब तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, डी फाई ई बराबर, क्योंकि यहाँ पे अल्पांश लेंगे, अल्पांश फ्लक्स लेंगे तो डी फाई ई बराबर ई डॉट डी एस, क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस हो जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या निकालेंगे हम, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अतः संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर इंटीग्रेशन यस बराबर ई डॉट डी एस, ठीक है। समीकरण इसको एक मान लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु गॉस के नियम से संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, अब इस गॉस के नियम से हम क्या कर देते हैं कि संपूर्ण जो फ्लक्स निकलेगा हमारा फाई ई क्या हो जाएगा, ई क्यू अपान अपसाइलन नॉट, यानी कि क्यू अपान समेसन है, ई नहीं है यहाँ पे, समेसन क्यू अपान अपसाइलन नॉट या क्यू अपान अपसाइलन नॉट, ठीक है। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से टोटल फाई, यानी कि इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको हम बता देते हैं कि जो समाकलन फाई लगा देते हैं, टोटल समाकलन फ्लक्स, ठीक है, टोटल समाकलन फ्लक्स ई डॉट डी एस बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 3 लिख देंगे। समीकरण 1 और 2 से कैसे आया हम आपको बताते हैं। देखिए डी फाई ई यहाँ पे है ई डॉट डी एस और यहाँ पे फाई बराबर इतना बराबर है, तो ये दोनों पार्ट बराबर हैं तो ये पार्ट भी क्या हो जाएंगे, हमारे बराबर हो जाएंगे। वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, क्या लिखा गया है कि यानी कि समेसन क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ई डॉट डी एस बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए आगे हम क्या बढ़ेंगे, आगे हम क्या कराने वाले हैं आपको, चूँकि यहाँ पे क्या करा है कि चूँकि गोलीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, इस गोलीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, इस गोलीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा पृष्ठ के लंबवत त्रिज्या दिशा में, पृष्ठ के कहाँ पे, लंबवत त्रिज्या दिशा में बाहर की ओर होगा, कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा, तथा प्रत्येक बिंदु पर स्थित अल्पांश क्षेत्रफल जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा वो पृष्ठ के अभिलंबवत त्रिज्या की दिशा में बाहर की ओर होगा। देखिए आपको चित्र में दिख रहा होगा जो हमारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो बाहर की ओर हो रहा है, ठीक है, इस त्रिज्या के अभिलंबवत ही होगा, यहाँ पे कहीं बाहर नहीं जाएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, तथा प्रत्येक बिंदु पर स्थित अल्पांश क्षेत्रफल, आगे बात करते हैं। जो अल्पांश क्षेत्रफल होगा मेरे पेरिडियंस क्या होगा कि इसी दिशा में होगा, अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री या ई डॉट डी एस बराबर समेसन ऑफ फ्लक्स ई डॉट डी एस कॉस थीटा। अब इसका मान निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, या टोटल क्या निकल कर आएगा, समेसन फ्लक्स ई डी एस बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बराबर समीकरण 3 से देखिए, इसके बराबर क्या है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट है, ये तो आपको ज्ञात कर लिया गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम पुनः क्या करेंगे, पुनः चूँकि गोलीय पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु, जो गोलीय पृष्ठ है उसका प्रत्येक बिंदु आवेश q से समान दूरी पर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ करा है कि जो गोलीय पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु आवेश q से समान दूरी पर है, ठीक है। जो आवेश q है, आवेश q से जो अभी आपको देखे थे बीच में, इस गोले के बीच में देखिए यहाँ पर q आवेश था बिंदु O पर, ठीक है। इससे प्रत्येक बिंदु आवेश q से समान दूरी पर, जो q से आवेश है सब समान दूरी पर ही स्थित है, अतः पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या मान होगा, समान होगा। इसलिए ई स्थिर या नियत होगा, ठीक है। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी प्रत्येक बिंदु पर क्या होगी, समान उत्पन्न होगी, क्योंकि जो आवेश हैं सभी जगहों पर क्या है, समान मात्रा में उपस्थित हैं। इसलिए यहाँ पे ई समेसन ऑफ डी एस बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, जो समेसन ऑफ डी एस का मान होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या है, पूरा क्षेत्रफल है, ठीक है। जो गोले का क्षेत्रफल होता है इतना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये सरफेस है, ठीक है। सरफेस डी एस मीन्स क्या होता है, सरफेस होता है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ से आप लोग रख देंगे इसका मान, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखिए
समेसन समाकलन ds संपूर्ण बंद गोली का आसंजन पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² होगा। यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम ई बराबर क्या रख देंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो 1 हो जाएगा 1/4πε0 Q/r² या KQ/r²। ठीक है, तो ये आपको निकल कर आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आपको ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ में आ गया है तो स्टूडेंट्स एक बार लाइक करके जाइएगा, कमेंट करके जाइएगा और शेयर करके जाइएगा ज़रूर। हम आपके कमेंट का, आपके लाइक का, आपके शेयर का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही आप लाइक कमेंट शेयर करते हैं तो हमको बहुत ही खुशी होती है कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं इस समय और मन लगाकर पढ़ रहे हैं। आपका एग्ज़ाम होना तय है, होगा, लेकिन अभी से आप अपनी सारी तैयारियों को मजबूत बनाइए ताकि आपका एग्ज़ाम आते आते सारी चीज़ें कंप्लीट रहें। ये पढ़ाई आपको आगे काम देगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है। अभी आपका आ जाएगा फाई से क्या तात्पर्य है, इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए, ये प्रश्न देना है। उसके बाद देखिए इसमें अथवा में और भी पूछता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीआईपी कैटेगरी में इसको रखिएगा। ठीक है, अब देखिए वैद्युत फ्लक्स था वैद्युत क्षेत्र में संबंध लिखना है, वैद्युत फ्लक्स था वैद्युत क्षेत्र में संबंध लिखना है, इसको भी आपको करना है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बताइए, ये भी प्रश्न इसमें जुड़ा हुआ है। तो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे, आपको अभी बताते हैं, हम अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब कोई हमारा काल्पनिक वैद्युत क्षेत्र है, मान लेते हैं कोई हमारा वैद्युत क्षेत्र है, इससे गुजरने वाली काल्पनिक पृष्ठ से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं, मान लेते हैं कोई वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, n वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो जो फ्लक्स होगा इन्हीं जो संख्या होती है वैद्युत बल रेखाओं की, इन्हें क्या कहते हैं, हम फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं हम अगले टॉपिक की। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक स्वेच्छ पृष्ठ स्थित है। मानते हैं कोई वैद्युत क्षेत्र है, इसमें यह देख लो गोला हमने बना दिया है, तो कोई क्षेत्र स्थित है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे। तथा डीए पृष्ठ अवयव है, मान लेते हैं कोई डीए है एरिया, ये पृष्ठ अवयव है, निरूपित कर सकते हैं जिसका परिमाण पृष्ठ अवयव का क्षेत्रफल डीए है। ये क्षेत्रफल भी है, ठीक है, इसका अवयव भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी दिशा बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश है। अब इसकी जो दिशा है सब बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश है। आगे बात करेंगे, माना कि पृष्ठ अवयव क्या है, डीए की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र ई है। ठीक है, माना कि पृष्ठ अवयव डीए की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र ई है, तब अदिश गुणन ई डॉट डीए अवयव से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। अतः संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए हो जाएगा, समेशन ऑफ एरिया, पूरी एरिया का जो समाकलन होगा ई डॉट डी ए का टोटल फ्लक्स हो जाएगा। इतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो अगर समझ में आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं और आपको बताने का भी प्रयास करते हैं। जहाँ समेशन ऑफ ए क्या है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन है, यानी कि जितना पृष्ठ हम उस क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाओं के क्षेत्र में यूज करेंगे वो हमारा क्या है, पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल होगा। वहाँ आयत भी हो सकता है, गोला भी हो सकता है, एक बेलन भी हो सकता है, कुछ भी क्षेत्र हो सकता है। ठीक है, यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा क्षेत्रफल डी ए के बीच कोण थीटा हो, तो मान लेते हैं कोई पृष्ठ है, अब कोण थीटा मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ई डी ए cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फाई ई बराबर, तो ई डी ए cos थीटा हो जाएगा, ई cos थीटा डी ए। अब यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ई ए cos थीटा हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ तक आपको देखिए, जब 1 का समाकलन करते हैं तो क्या आता है, यक्स आता है। ये ए के सापेक्ष कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जिस समाकलन ऑफ एक्स का क्या करते हैं, डी एक्स का क्या करते हैं तो क्या होता है, समाकलन 1 dx करते हैं तो क्या हो जाता है, यक्स हो जाता है। ठीक है, वहीं इसी तरीके से यहाँ पे ए है तो ए हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाई ई बराबर क्या निकल कर आया, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए इसका मात्रक की बात करेंगे। इसके मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम अथवा वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं आगे, आपको बताने का प्रयास करते हैं। अब दीर्घ उत्तरी प्रश्न की बात करेंगे जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न की बात करेंगे। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में देखिए, वैद्युत स्थितिकी में, दीर्घ उत्तरी प्रश्न में क्या है कि वैद्युत स्थितिकी में गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए। किसका, गॉस की प्रमेय का उल्लेख करना है। इसकी सहायता से अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अगर गॉस का नियम आपको पढ़ना है, तभी पिछले हमने अति लघुत्तरी प्रश्न में बताया है गॉस का नियम टोटल। और अगर आपको इसका डिटेल जानना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर फिजिक्स 12 की जो हमारी प्लेलिस्ट बनी है उसमें जाकर देख सकते हैं। हमने पूरा गॉस का प्रमेय उसमें बताया है। अब यहाँ पे बताने का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे हमने नहीं बताया उसको। आपको प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे पढ़ लेना, क्योंकि वहाँ पे गॉस का प्रमेय बहुत ही विस्तार में बताया गया है, अच्छी तरीके से बताया गया है। और हमने अति लघुत्तरी प्रश्न में भी इसको मेंशन किया है कि उसका क्या मतलब होता है, परिभाषा क्या होती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अनंत विस्तार की समावेशित समतल प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अनंत विस्तार की समावेशित, ठीक है, अनंत विस्तार की समावेशित समतल प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। देखिए इसमें क्या करा है कि मान लेते हैं, ये देखिए अनंत विस्तार की आवेशित समतल प्लेट है, समतल पर कोई प्लेट रखी है, इसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। देखिए अभी कैसे निकालेंगे आपको हम सारी चीज़ें बताते हैं, उसकी एक चीज़ों को डिस्कस करते हैं इसमें। माना अनंत विस्तार की एक समान धनावेशित अचालक समतल प्लेट, क्या है हमारी यहाँ, अचालक समतल प्लेट है। पी क्यू आर एस के पृष्ठ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है हमारा, सिग्मा है। क्या है हमारा, सिग्मा है। तो इस आवेशित चादर से निकट r दूरी पर स्थित, मान लेते हैं कितनी दूरी पर, r दूरी पर, ठीक है, स्थित बिंदु O, मान लेते हैं यहाँ पे कोई दूरी r है। ठीक है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ पे कोई बिंदु r है, यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो आपको अच्छी तरीके से हम बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं और आपको पूरा प्रूफिंग इसका बताते हैं और आपको हम अच्छी तरीके से सारी चीज़ें इसमें क्लियर कर देंगे। ठीक है, माना कि चादर दूसरी ओर, चादर क्या है, दूसरी ओर बिंदु O के सममित एक बिंदु O डैश है, इसके सामने ही एक बिंदु क्या है हमारा O डैश है, और यहाँ पे क्या है O है। ठीक है, इन्हीं दोनों पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है कि इस चादर के आर पार एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं। हमें गॉस का प्रमेय लगाने के लिए किसी न किसी पृष्ठ की क्या करनी होती है, कल्पना करनी होती है। क्या होती है, कल्पना करनी होती है, जिससे हम आपको पृष्ठ का क्या निकाल लेते हैं, फ्लक्स निकाल लेते हैं, टोटल फ्लक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमने एक बेलन की क्या कर लिया है, कल्पना कर लिया है। आगे बात करेंगे, कल्पना करते हैं कि माना बेलन के प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल A है। माना बेलन के प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल कितना है, A है। कितना है, A है। चादर अनंत विस्तार की है, चादर क्या है, बहुत ही अनंत विस्तार की है। अतः चादर के समीप दोनों ओर, चादर के किसके समीप दोनों ओर सभी बिंदुओं पर, किस पर, सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र E का परिमाण, वैद्युत क्षेत्र E का परिमाण समान तथा दिशा चादर के अभिलंबवत होगा। क्या कह रहा है कि जो वैद्युत क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र E का परिमाण समान होगा और दिशा के क्या होगा, अभिलंबवत होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें, आप बस हमारे साथ बने रहिए। अब देखिए अगर समान हो गया तो बाहर की ओर होगी, समान होगी और बाहर की ओर होगी यदि चादर धन आवेशित की है। तो अगर धन आवेशित हो तो क्या होगा, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बाहर की ओर होगी। ठीक है, अब देखिए फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ ए ई डॉट डी ए प्लस समेशन ऑफ ई डॉट डी ए, दोनों तरफ का हम निकाल लेंगे। तो बेलन के ओ व ओ डैश सिरों पर ई की व डी ए समांतर है,
समांतर है तो cos कितना हो जाएगा 0 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पे कुल टोटल क्या निकल कर आएगा, EDA निकल कर आएगा, यहाँ से निकल कर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फाई ई क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए प्लस ई डॉट डी ए क्या हो जाएगा, ई ए प्लस ई ए क्या निकल कर आएगा, 2a निकल कर आएगा, क्योंकि यहाँ पर इसके बराबर क्या है, ई ए के बराबर हो जाएगा ये। आगे बात करते हैं आगे हमारा क्या है कि गॉसियन बेलन जो है, गॉसियन बेलन के वक्री पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, पृष्ठ के किस पर, प्रत्येक बिंदु पर ई व डी ए परस्पर क्या है, लंबवत है। ठीक है, ई व डी ए क्या है, परस्पर लंबवत है। अतः गॉसियन बेलन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ से क्या गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, 2EA हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2EA हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बात करते हैं, आगे हम क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब देखिए गॉसियन का प्रमेय क्या कहता है कि फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, Q अपन एप्सिलॉन नॉट, और Q बराबर क्या होता है, सिग्मा ए होता है। ठीक है, अब देखिए तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा समीकरण 2 और 3 से। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2EA बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। इसको समीकरण 1 माने हैं हम, इसको समीकरण 2 माने हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 2EA बराबर क्या हो जाएगा, 2EA बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिग्मा ए, देखिए ये समीकरण हमारा 1 हो ये होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ए है। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 2EA बराबर सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल क्या निकल कर आएगा, ई बराबर सिग्मा अपान 2 अपान एप्सिलॉन नॉट। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे आर का कोई मेंशन नहीं हुआ, आर हमारी त्रिज्या तो आई ही नहीं है, क्योंकि हम आर त्रिज्या लिए थे उस पृष्ठ में, आपको दिखाते हैं हम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आज में देखेंगे तो आर त्रिज्या का हम मेंशन किए थे, लेकिन जो फार्मूला हमारा आया उसमें आर त्रिज्या का कहीं जिक्र नहीं है। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी जो इस पृष्ठ से उत्पन्न होगी वह आर पर निर्भर नहीं करेगी। ठीक है, आर पर निर्भर इसलिए नहीं करे क्योंकि वहाँ पर जो हमारा आवेश है बहुत ही अनंत है, कितना है, अनंत है। चलिए आगे बात करते हैं न्यूमेरिकल की। आगे स्टूडेंट्स हम आंखिक प्रश्नों की बात करेंगे जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आंखिक प्रश्न देखिए, आंखिक प्रश्नों की बात करेंगे तो आंखिक प्रश्न में देखिए वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र, वैद्युत स्थैतिक कोई क्षेत्र है जहाँ पर ई बराबर क्या है, 2I कैप प्लस 4J कैप प्लस 7K कैप में रखने पर पृष्ठ यस बराबर 10J कैप से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा। ठीक है, अब इससे होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा, ई का मान दिया है, यस का मान दिया है, जिससे फ्लक्स निकालना है कितना टोटल फ्लक्स होगा। तो फाई ई बराबर क्या होता है, ई डॉट ds होता है। अभी आपको बताया है अगर अल्प होता है तो ds लिखते हैं, अगर ज़्यादा है तो यस लिखते हैं, सरफेस है वो। तो देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कितना आएगा, 40 वोल्ट मीटर आएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो 40 हो जाएगा, और इसका अगर इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा। टोटल हमें क्या निकल कर आया, 40 निकल कर आया। सिंपल सी बात है, 40 वोल्ट मीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली गॉसियन पृष्ठ के, यानी कोई 10 सेंटीमीटर त्रिज्या गोली गॉसियन पृष्ठ है, पृष्ठ के केंद्र पर बिंदु आवेश द्वारा, किसके द्वारा, बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स, उत्पन्न जो वैद्युत फ्लक्स है 1.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। तो देखिए इसमें निकालना क्या है आपको हम बताते हैं। यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, जो गॉसियन पृष्ठ है उसकी त्रिज्या हमें क्या कर दी जाए, दोगुनी कर दी जाए, तब पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, उस पृष्ठ से तब कितना फ्लक्स गुजरेगा। और यदि बिंदु आवेश का मान ज्ञात करो, यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, बिंदु आवेश का मान भी ज्ञात करना है। तो अच्छी तरीके से आपको हम बताते हैं और समझाते हैं। सबसे पहले पहली चीज़ को निकालते हैं। पहला चीज़ क्या है, यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तब पृष्ठ फ्लक्स कितना गुजरेगा। तो ये प्रश्न आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे, लाइक करते चलेंगे और शेयर करते चलेंगे। यहाँ पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि गॉसियन पृष्ठ से, किससे, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला, ठीक है, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है पृष्ठ की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। यहाँ पर हमने आपको भी प्रूफिंग करके बताया, जो गॉसियन पृष्ठ है उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वह त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है,
अतः यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, जो गॉसियन पृष्ठ होता है उसकी त्रिज्या दोगुनी की जाए तो वह अपरिवर्तनीय होगा। क्यों अपरिवर्तनीय होगा? क्योंकि वह त्रिज्या पर निर्भर करता ही नहीं, केवल आवेश पर निर्भर करता, आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है, ये त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। स्टूडेंट्स आपको ये याद रख लेना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जो गॉसियन हमारा जो पृष्ठ होता है वह त्रिज्या पर निर्भर करता है या नहीं करता है। तो जो फ्लक्स गुजरता है वो त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूसरे प्रश्न की बात है। दूसरा प्रश्न क्या था कि बिंदु आवेश का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमें बिंदु आवेश का मान ज्ञात करना है। तो देखिए फाई बराबर कितना दिया है, -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यहाँ पे त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर की है। गॉस के प्रमेय के अनुसार फाई बराबर क्या हो जाएगा, Q/ε0। Q बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से Q का मान निकाल लेंगे तो यहाँ पे फाई का मान दिया है -1 इंटू 10⁻³ और हमें ε0 का मान कितना दिया है 8.8554 इंटू 10⁻−12। इसको सॉल्व करने पर हमें टोटल कितना मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो उतना ही आएगा। और ये देखिए यहाँ पे -12 है, यहाँ पे 3 है तो क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कितना निकल कर आएगा 8.85 इंटू 10⁻−9 कूलम निकल कर आ जाएगा। यहाँ तक तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा, एक अनंत लंबाई के, ठीक है, कोई अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधे तार का, ठीक है, कोई अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व कितना है 10 इंटू 10⁻8 कूलम प्रति मीटर है। तो तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो देखिए जो रैखिक आवेश की दूरी है r बराबर 2 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, और यहाँ पर 2 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो आपको मालूम होगा 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। अगर 1 सेंटीमीटर निकालते हैं तो 1/100 मीटर हो जाता है। यहाँ से अगर इसको परिवर्तन करते हैं तो 10⁻² मीटर होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर, तो यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू 10⁻² मीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रैखिक आवेश घनत्व तो लैम्डा बराबर 10 इंटू 10⁻8 कूलम प्रति मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्षेत्र की तीव्रता जो होगी E बराबर 1/4πε0 2 λ/r हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 λ/r हो जाएगा, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो आपको यहाँ से इस प्रश्न से आपको निकाल लेना है आवेश घनत्व तो कितना दिया है, इतना दिया है, तो यहाँ पे रख देना है 2 इंटू 9 जो हमारा इसका मान होता है 9 इंटू 10⁻9 होता है, और इसका मान दिया है लैम्डा का 10 इंटू 10⁻8 और 2 हम बाहर कर देंगे और नीचे क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻² हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 90 हो जाएगा। 90 इंटू 10⁻9 में से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से -8 करेंगे, कितना बचेगा स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरीके से पता होगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, 1 बचेगा तो यानी कि +1 बचेगा, 2 ऊपर से जाएगा तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। 1 90 में से 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। इसकी PDF आपको SKM स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पर चैनल पर जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और कमेंट कर देंगे। आपको यहाँ प्रश्न कैसे लगे आप कमेंट कर जरूर बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।